जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डीएनडी की क्लास नहीं होगी। डीएनडी की क्लास धर्मेंद्र सर जो लेते हैं वो कल होगी, यानी कि थर्सडे को। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम 15 दिसंबर को जो रेलेवेंट आर्टिकल्स आए हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, तो हम वो डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो 4 आर्टिकल्स हैं दोस्तों जो आज के दिन में रेलेवेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल के टुवर्ड्स। तो पहला आर्टिकल आज हिंदू में आया है, ये शशि थरूर ने लिखा है। बहुत अच्छा लिखते हैं। अक्सर शशि थरूर की भाषा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बिकॉज वो बहुत हाई फाई लेवल की इंग्लिश यूज करते हैं, बट नेवरदलेस ये कंटेक्स्ट जो है आर्टिकल का बहुत रेलेवेंट है। आर्टिकल का नाम है गोइंग बैक टू द फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक। देखिए, अब ये जो आइडिया है कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है, जैसे मोहन भागवत जो आरएसएस के जो आइडियोलॉग हैं जिन्होंने ये बात कही थी, जैसे कि फ्रांस में लोग फ्रेंच कहलाते हैं, जर्मनी में लोग जर्मन कहलाते हैं, अमेरिका में लोग अमेरिकन कहलाते हैं, तो हिंदुस्तान में लोग हिंदू क्यों नहीं कहला सकते। तो देखिए ये बहुत पोलराइजिंग एक डिबेट बन जाती है, खास करके खास करके जो प्रो सेक्युलर लॉबी है वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं दैट इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट इंडिया इज अ हिंदू राष्ट्र। बिकॉज इंडिया में अगर हम बात करें, हम सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोगों के कल्चर्स हैं, रिलीजन है। तो ये कहना दैट इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टैंड टू टेक, बट अक्सर ये बात डिबेट में रहती है। जो थोड़े ज़्यादा, जैसे हम बात करें, जो बहुत अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बीजेपी की बात करें या उनके जो आइडियोलॉग हैं आरएसएस की बात करें, और फिर एक लॉबी, सेक्युलर लॉबी होती है जो कहती है कि नहीं, ये बात कहना गलत है, दैट इंडिया कैन नॉट बी सेड एज अ हिंदू राष्ट्र, राइट। अब इस आर्टिकल में कंटेक्स्ट जो है, इस आर्टिकल में जो हम कंटेक्स्ट में बात करेंगे, क्या वाकई में ये कहना सही है कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है, और हमारे संविधान बनाने के समय जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनका क्या विचार था, उनका क्या कहना था द आइडिया ऑफ इंडिया को लेके, तो वो बात हम करते हैं। तो पहली बात, नाउ वेदर पीपल आर हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, बुद्धिस्ट, एनी रिलीजन, दे आर इंडियंस फर्स्ट। तो ये बात तो दिस इज विदाउट अ डाउट कि उनका धर्म जो मर्जी हो, लोगों का धर्म जो मर्जी हो, उनकी जाति, उनका जेंडर, उनका धर्म जो मर्जी हो, लेकिन वो पहले इंडियंस हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर इशू कंटिन्यूज टू हॉन्ट आवर पॉलिटिक्स टुडे बिकॉज पोलराइजेशन, देखिए आज के टाइम पे वैसे भी बहुत पोलराइजेशन का जमाना चल रहा है, तो इसके नाम पे वोट बैंक पॉलिटिक्स की वो राजनीति खेली जाती है, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड लेके आया जाता है, कम्युनल टेंडेंसीज को राइज दिया जाता है, ठीक है। बट नेवरदलेस ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आपका मजहब जो मर्जी है, लेकिन आप पहले इंडियन हैं, ठीक है। द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 2 आइडियाज। तो पहला by those set of people who saw religious identity as detrimental of their nationhood। तो यहां पे हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से, पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर थे उनके हिसाब से, कि जो मुसलमान रहते हैं सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि प्री पार्टीशन इंडिया में, उनके लिए एक अलग कंट्री होनी चाहिए, उसका नाम पाकिस्तान रखा गया। तो ये तो रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पे पाकिस्तान बन गया, ठीक है। और दूसरा वो स्कूल ऑफ थॉट था उन लोगों का, दैट दोज हु बिलीव्ड इन एन इंक्लूसिव इंडिया फॉर एवरीवन, इररिस्पेक्टिव उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, क्या वो शेड्यूल कास्ट के हैं, क्या वो ब्राह्मण है, जो मर्जी उनकी जाति हो, जो मर्जी उनका मजहब हो, तो इनके लिए वो मैटर नहीं करता था। तो जैसे हम नेहरू जी की बात करें, अंबेडकर की बात करें, भगत सिंह की बात करें, तो इन सब के लिए इंडिया पहले था, ठीक है। दे अंडरस्टूड द फैक्ट दैट इंडिया में जो कल्चर है दैट इज एन अमेलगमेशन ऑफ मेनी कल्चर्स, राइट। हमारी हम सिविलाइजेशन की बात करते हो, कितने लोग आए थे हमारे यहाँ पे, ठीक है, ग्रीक्स आए थे, इरेनियंस आए थे, मुगल्स आए थे, तो वो सब हमारे कल्चर के साथ घुले मिले, हम भी उनके, और अगर हमारे जो फोर फादर्स की बात करें तो उन्होंने भी इन कल्चर को एक्सेप्ट किया, एसिमिलेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट था जो ये कहता था द आइडिया ऑफ इंडिया शुड बी इंक्लूसिव फॉर एवरीवन। रिड्यूसिंग इंडिया टू अ हिंदू राष्ट्र would be an embarrassment, that would be futile, and that would bring a lot of embarrassment to the ideology which was propounded by the founding fathers of our constitution, to the great freedom fighters who had laid down their precious lives in order for India to attain freedom। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर recognized to impose a liberal constitution upon a society which was not liberal। इंडिपेंडेंस, जब हमने इंडिपेंडेंस अटेन किया तो पार्टीशन के टाइम पे कितने कम्युनल राइट्स चल रहे थे, ठीक है, बंगाल में, पंजाब में,
तो उस वक्त जो माहौल था वो कंप्लीटली लिबरल नहीं था, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें, सो द सेंट्रलिटी ऑफ द स्टेट, नॉन कम्युनल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे, जॉइंट इलेक्टोरेट्स ही होगा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब बातें जो प्रियम्बल में, सो दीज वर एसेंशियल टू द इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। हाउएवर आवर फाउंडिंग फादर्स इंस्टीट्यूटेड अ मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुज यूनिट्स वर इंडिविजुअल्स रादर देन ग्रुप्स। अंबेडकर ये कहते हैं, देखिए ये लाइनें जो हैं, ये जो मैंने रेड में हाईलाइट करी है, इटैलिक्स में जो है, ये आप कोट भी कर सकते हैं एसे में या एथिक्स में या GS2 में, अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। वो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, ही पॉइंटेड आउट आर टूल्स टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रेन, टू कीप अ चेक ऑन द पावर ऑफ द स्टेट, बिकॉज स्टेट एब्सोल्यूट नहीं है, राइट। एब्सोल्यूट तो खैर ना स्टेट है, ना एग्जीक्यूटिव है, ना जुडिशरी है, लेकिन सुप्रीम क्या है, सुप्रीम इज वी द पीपल ऑफ द इंडिया, राइट, जो हमारी विल है। ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी, कल के एक एडिटोरियल में जो PDT आचार्य ने लिखा था। सो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, महज टूल्स हैं टू चेक ऑन द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है, यानी कि स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं रहेगी। अंबेडकर जी ने यह भी कहा दैट जो इंडियन सिटीजन्स के अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, दैट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी लेजिस्लेचर ओनली बिकॉज कि वहां पे उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। तो आज अगर मान लीजिए कि आज बीजेपी की सरकार है, अगर आज उनके पास 320 सीटें हैं, 300 सीटें हैं, डजंट मीन, या कल को कोई और पार्टी आ जाए, कल को लेट्स से कांग्रेस पार्टी आ जाएगा, कोई और एनी अदर पार्टी, डजंट मीन कि अगर उनके पास 272 प्लस सीट्स हैं तो उनके पास वो राइट है, उनके पास वो अधिकार है कि वो लोगों के अधिकारों को छीन सकते हैं। तो ये बात बहुत कैटेगोरिकली अंबेडकर जी ने आज से 70-75 साल पहले ही स्पष्ट करी थी। ग्रुप राइट्स वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। तो ग्रुप राइट्स में अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 और 29 इज वेरी वेल इंश्राइंड, यानी कि राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, और दूसरा राइट ऑफ अ सेक्शन ऑफ सिटीजंस टू कंजर्व अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। तो ये ग्रुप राइट्स हो गए, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैवी जिम्मेवारी बिस्टो अपॉन करता है ऑन द मेजॉरिटी टू सी दैट द माइनॉरिटीज फील सिक्योर। अब नंबर्स के हिसाब से देखें तो हमारे कंट्री में ऑब्वियसली मेजॉरिटी, अगर हम रिलीजन वाइज बात करें तो ऑब्वियसली हिंदू पॉपुलेशन इज इन द मेजॉरिटी। अब ये उनकी जिम्मेवारी है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, या सिख समाज के लोग हैं, या बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, या जैन समाज के लोग हैं, या पारसी समाज के लोग हो, वो इनसिक्योर ना फील करें, वो भी सिक्योर फील कर सकें, ताकि उनको इस बात का एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स ना हो दैट हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे हिंदूज की जो संख्या है बहुत ज्यादा है और हिंदू कल्चर ही यहां पे फॉलो किया जाता है। तो इस तरह की धारणा में माइनॉरिटीज ना रहें, यह जिम्मेवारी मेजॉरिटी की बनती है। द फाउंडिंग फादर्स फ्रेम्ड लिबरलिज्म विद इन द प्लूरलिस्ट, यानी कि मल्टीपल मेनी थिंग्स, सिंगुलर और प्लूरल होता है ना, तो विद इन द प्लूरलिस्ट रियलिटी ऑफ इंडिया, कि देखिए इंडिया जो है वो किसी एक धर्म के ऊपर स्पष्ट नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक भाषा नहीं बोली जाती, सिर्फ एक तरह का खाना नहीं खाया जाता, सिर्फ एक तरह के लोग नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। हर 4 किलोमीटर के बाद अगर आप एक स्टेट में भी हैं, कोई भी स्टेट में हो, आप साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, हर एक 4-5 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदलती है, रीति रिवाज बदलते हैं, त्योहार बदलते हैं, खाने पीने का स्टाइल बदलता है। तो लोगों के धर्म अनेक बहुत सारे हैं, है ना, लोगों की भाषाएं बहुत सारी हैं। तो ये प्लूरलिस्ट रियलिटी है इंडिया की जो एग्जिस्ट करेगी, और उस प्लूरलिस्ट रियलिटी में एक इंडिविजुअल को पूरा अधिकार है अपनी लिबर्टी एंजॉय करने का, जिसको हम पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं, ठीक है। तो अगर एक मुस्लिम समाज का कोई आदमी है तो वो अपनी लिबर्टी एंजॉय कर सकता है, बेशक अगर उसके मोहल्ले में मोस्टली अगर लोग हिंदूज रहते हो, या अगर अगर सिख व्यक्ति है, अगर कोई सिख भाई है और उसके मोहल्ले में आसपास सारे हिंदूज रहते हैं, तो वो अपनी लिबर्टी एंजॉय कर सकता है, बेशक उसके आसपास बाकी रिलीजन के लोग रह रहे हो। तो यहां पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं आता, ठीक है। They conceptualized every individual as located at an intersection between लिबरल इंडिविजुअलिज्म, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर हम अपनी बात करें इंडिविजुअल, अगर हम अपनी इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो वी हैव पॉजिटिव लिबर्टी की बात होती है ना, कि भाई हम अपनी पॉजिटिव लिबर्टी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब लिबर्टी का मतलब ये भी नहीं कि मैं किसी का सिर फोड़ दूं, है ना, या किसी को ऐसी अननेसेसरी उसको मैं कुछ कहूं, गाली गलौज करूं, मारूं, तो उसकी लिबर्टी पे वायलेशन है। तो लिबरल इंडिविजुअलिज्म यानी कि मेरी अपनी आजादी है कि मैं क्या सोच सकता हूं, क्या कर सकता हूं विद इन द कंस्ट्रेंट्स, एंड प्लूरल बिलोंगिंग,
यानी कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां पे बहुत तरह के कल्चर्स हैं, बहुत तरह के रिलीजन्स हैं, तो वन हैज टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर कल्चर्स ऑल्सो, टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स ऑल्सो. यू माइट डिसएग्री विद इन योर व्यूज, यू माइट डिसएग्री विद द फूड हैबिट्स ऑफ सम अदर कम्युनिटी, बट दैट इज योर ओन व्यू, बट यू हैव द लिबर्टी टू एक्सप्रेस योर व्यू, एंड द अदर पर्सन हैज द लिबर्टी टू बी इन हिज और हर ओन स्किन एज ही और शी वांट्स टू बी. अंबेडकर्स व्यू ऑन नेशनलिज्म. तो ये कोट्स हैं कुछ अंबेडकर जी की जो बहुत जरूरी हैं. तो अंबेडकर जी कहते हैं दैट आई डोंट बिलीव दैट देयर इज एनी प्लेस इन द कंट्री फॉर एनी पर्टिकुलर कल्चर, whether it's Hindu culture or Muslim culture और गुजराती कल्चर. सो ही सेड दैट ये सब बातों पे मैं बिलीव नहीं करता हूं. और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा दैट ठीक है, देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन नॉट डिनाई. अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है कि वो दलित हो, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है कि वो हिंदू हो, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है कि वो सिख हो, राइट. अब विद इन द रिलीजन हिंदू धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें, तो उसमें भी जातियां बन जाती हैं, ठीक है. तो पर ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है अगर आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, या आप ईसाई हैं, या आप मुस्लिम हैं. ये कोई गर्व की बात नहीं है, यानी कोई एडवांटेजियस बात नहीं है. लेकिन अगर आप इसको एक एडवांटेजियस बात लेना शुरू कर देंगे दैट देखो मैं एक ब्राह्मण हूं, राइट, या देखो मैं एक क्षत्रिय हूं, ठीक है, या देखो मैं एक मुसलमान हूं, या देखो अगर मैं एक बुद्धिस्ट हूं, तो ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं. आप हैं तो आप हैं. लेकिन ये अगर आप इस चीज को अपना एडवांटेजियस पोजीशन मानेंगे तो आप अपनी लॉयल्टी को एक डेटर करेंगे, यानी कि आप अपने नेशन के टुवर्ड्स लॉयल नहीं हो पाएंगे, सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी के टुवर्ड्स लॉयल रहेंगे. So if treated as advantageous, this will divide our loyalty towards the nation and take away from our common goal. What is the common goal? The common goal for which our freedom fighters laid their lives, to see India as a free nation. Our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty. तो ये competition दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप किसी धर्म से हैं, किसी जाति से हैं, ऊंची जाति से हो, नीची जाति से हो, इसमें कोई advantageous बात नहीं है. Loyalty arising out of धर्म, out of culture, out of language, out of your caste will hinder the path for the people to be Indians first, right? So we are not Hindu first, we are not Sikh first, right? We are not Punjabis first, we are not Biharis first, we are not Gujaratis first, we are not Himachalis first, but we all are Indians first. चलिए अगला आर्टिकल, द एनएमपी इज हार्डली अ पेनिशिया फॉर द ग्रोथ इन इंडिया. पेनिशिया यानी कि सोल्यूशन. ये आर्टिकल हिंदू में आया है आज. तो अगर हम बात करें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था सितंबर ऑफ 2021 में. हमने इसको लेके काफ़ी एडिटोरियल कवरेज भी करी थी, डीएनडी में भी डिस्कशन करा था, ठीक है. तो मोटे तौर पे इसका आइडिया क्या है? टू जनरेट राउंड अबाउट 6 लाख करोड़ टुवर्ड्स मीटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, राइट. और सिलेक्टिवली कुछ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ को थोड़ा डिसइन्वेस्ट किया जाएगा, उसमें से जो भी पैसा आएगा वो इंड्यूस किया जाएगा टू क्रिएट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज प्रधानमंत्री ने इस साल इंडिपेंडेंस डे पे बहुत कैटेगोरिकली कहा था दैट आने वाले समय में हम लगभग 100-110 लाख करोड़ का बजट जनरेट करना चाहते हैं जो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकें. बिकॉज अगर हमने $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, अगर हमने $5 ट्रिलियन इकॉनमी से ज़्यादा भी जाना है, तो हमको पैसा चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना. हमको चाहिए कि घर घर में बिजली हो, इंटरनेट हो, है ना, सब ये चीज़ें हो. तो इसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा जनरेट करना, ये फंड्स मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो नीति आयोग की स्टडी बताती है that the strategic objective of asset monetization program is to unlock the value of investments in the public sector entities. ठीक है. The NMP policy advocates unlocking this idle capital जो कि जनरेट किया जा सकता है by selling a stake in the non-strategic और underperforming, यानी कि वो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही हैं, जिनको अगर थोड़ा सा हिस्सा, अगर उसमें 10% या 20% अगर स्टेक अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो शायद उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसका गवर्नेंस मैकेनिज्म इंप्रूव करेगा, ठीक है. थोड़ा सा उसमें उसमें थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर आएगा तो शायद वो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज और बेटर परफॉर्म करना शुरू कर दें. तो ये आइडिया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का है. अब ये एक्सपेक्टेड किया जाता है दैट ये सब कुछ करने से चलो 6-7 लाख करोड़ तो आएंगे हमारे पास, लेकिन दिस विल ऑल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग द इकोनॉमी, जनरेटिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा. बट यहां पे एक बात बहुत जरूरी बन जाती है सोचने की कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं उसमें इतने वहां पे देखिए, इतने वहां पे जो लोग जाते हैं, जॉब करते हैं, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके जाते हैं, है ना. कोई इतना आसान तो नहीं है सरकारी नौकरी मिलना. और वो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो किसके पैसे से चलाई जा रही हैं? वो हमारे पैसे से चलाई जा रही हैं. तो ऐसी नौबत ही क्यों आई कि अगर कोई ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटिटी था जो कि अंडर परफॉर्मिंग है, तो क्या कारण रहे होंगे उसके अंडर परफॉर्मिंग के? आफ्टर ऑल अगर हम चाइना की बात करें, हमारा पड़ोसी देश है, तो चाइना की हम ग्रोथ देख रहे हैं. चाइना को हम अक्सर रेड कैपिटलिस्ट भी कहते हैं.
वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है बट कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल्स वो फॉलो करती है। बट चाइना का जो सरकारी सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो तो बहुत एफिशिएंट है। और अगर वीक भी हो कोई एंटरप्राइजेस तो चाइना उस बात को इंट्रोस्पेक्ट करता है कि भी कैसे हम वीक एंटरप्राइजेस को और प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। तो हम चलो एनएमपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले यहां पे ये बात भी सोचनी जरूरी है कि हम अपने जो लेस प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं उनमें हम सुधार क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, वो प्रॉफिट क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, सरकार के पास पैसे की कमी भी नहीं है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है। Now, why should there be more focus on the public sector enterprises? Now, abhi currently there are 256 operationally run central public sector undertakings. इनका जो net profit है लगभग 94,000 करोड़ के आसपास का है. This is the fiscal year 2019-20. नाउ इंडिया, हमको ये भी पता है दैट इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट, लाखों करोड़ों में पैसे इन्वेस्ट करने हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द ईयर 2024-25. ये बात इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है. तो देखिए ये जो चीज़ है ना, जैसे अब अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा, नहीं टाइम लगा, तो जो सिलेक्टिव चीज़ें जो आर्टिकल्स में आती हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कोई ऐसी वाली रिपोर्ट, कोई ऐसी बात लिखी गई है, ठीक है, कोई ऐसे डेटा वाली कोई बात लिखी गई है, तो अब ये बातें कैटेगोरिकली वहां पे एग्जाम में, मेंस में भी कोट कर सकते हैं, हमको नंबर ज्यादा मिलेंगे. ठीक है, दैट एज पर इकोनॉमिक सर्वे इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट अबाउट $1.5 ट्रिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सब बातें हम वहां पे लिख सकते हैं क्योंकि पूछा जाएगा. ये भी न्यूज में काफी था, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो उसको लेके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा. अब वापस आते हैं, तो अब अगर हमने फीट अचीव करनी है, अगर हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखना है, तो उसमें दोस्तों जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे. तो उनका जो योगदान है हम ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. नाउ कारण क्या है डिक्लाइन फॉर द पीएसयूज? देखिए अब यहाँ पे बड़े 4 क्रिस्प पॉइंट हैं. अगर आपने लिखने हो कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ पीएसयूज, अब एग्जाम में तो आपके पास 5 से 6 मिनट ही होते हैं आंसर लिखने में. ठीक है, 20-20 क्वेश्चन आपने लिखने एक पेपर में, तो वहां पे ये क्रिस्प 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. क्या क्या कारण है? पहली बात, कॉस्ट ओवररन्स. ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस. दूसरी बात, प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है. ठीक है, उसका गेस्टेशन पीरियड लंबा हो जाता है. तीसरी बात कि ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि ये हिसाब किताब नहीं रहता कि कितना इनपुट है कितना आउटपुट है. कई बार जो इनपुट्स हैं वो बहुत ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी होता है और उतना आउटपुट हमको अचीव नहीं हो पाता. और सबसे जरूरी बात वो है इनएफिशिएंट गवर्नेंस की. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में तो हम देखते हैं कि वहां पे बड़े अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर गवर्नेंस रूल्स हैं, पर ऐसे गवर्नेंस मैकेनिज्म्स हम सरकारी सेक्टर में नहीं देखते हैं. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगेन यहाँ पे एक इकोनॉमिक सर्वे की लाइन आ जाती है दैट एज पर इकोनॉमिक सर्वे. देखिए क्रिस्पली एक दो पॉइंट्स में जब बात लिखी जाए, अगर हम थोड़े शब्दों में इफेक्टिव चीजें लिख पाए तो वही हमको नंबर लेके देती हैं. ठीक है, हमने नंबर लेने हैं. ठीक है, हमने अपने नंबर बढ़ाने, हमने एक अच्छा रैंक लेना है. तो इस तरह की बातें जब हम लिखेंगे तो हमको नंबर्स भी हमको ज्यादा 2-3 नंबर अगर कंपैरेटिवली अपने कॉम्पिटिटर से अगर ज्यादा मिले तो वहां पे हमारी एक लीड बन जाती है. ठीक है, तो इस तरह की बातें लिखनी जरूरी है. एज पर इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट शुड कंप्लीटली रिवैम्प द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द पीएसयूज. ठीक है, तो जो प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट सेक्टर इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, वो अगर प्रैक्टिसेस हम भी इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दें तो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो हैं वो और प्रॉफिट मेकिंग हो सकते हैं. अब शायद इसी करके हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के ऊपर इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि इसके चलते जो कॉर्पोरेट सेक्टर अगर कुछ स्टेक बाय करता है पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में तो वो इसमें गवर्नेंस मैकेनिज्म्स और बेटर कर सके. ये चीज हम भी कर सकते हैं. ये तो विल पावर की जरूरत है ना, विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए. और तो क्या है, अब गति शक्ति योजना है वो लॉन्च करी गई है. वो गति शक्ति योजना लॉन्च करने का पर्पस क्या था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैरी ऑन कर रहे हैं, चाहे रेलवेज है, चाहे रोडवेज है, शिपिंग हो, पोर्ट्स हो, तो इन सब के बीच में बेटर सिनर्जी हो सके, बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके, ताकि ज्यादा स्टेशन पीरियड ना हो, 25-30 साल ना लगे एक सड़क को बनने के लिए, एक रेलवे स्टेशन को बनने के लिए. तो अगेन गति शक्ति योजना इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इन द वे फॉरवर्ड. ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भरता अभियान, जो हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं. सो ऑल दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स मस्ट बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द स्टील सेक्टर. उसके अलावा भी रिसेंटली हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की भी बात करी थी. राइट, तो इस तरह के मैकेनिज्म जो है ये हमारे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को और बूस्ट करेंगे. ठीक है, ताकि वो और प्रॉफिट मेकिंग हो सके. एंड लास्टली, प्रोटेक्टिंग द इंडस्ट्री फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, स्पेशली अगर हम इम्पोज कर सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर विलिंग ड्यूटी, स्पेशली फ्रॉम द प्रोडक्ट्स और द कमोडिटीज विच चाइना डंप्स इन आवर कंट्री. सो इन दैट वे ऑल्सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एज वेल. चलिए अगला आर्टिकल, रिन्यूअल आफ्टर मर्केल. ये इंडियन एक्सप्रेस में आज आर्टिकल आया है. सो एज यू नो कि देयर इज अ चेंज इन गार्ड इन जर्मनी. राइट, अब एंजेला मर्केल चांसलर थे जर्मनी के, अब
ओलाफ स्कॉल्स जो हैं वो अब जर्मनी के चांसलर बनेंगे, राइट? अभी दिस वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ एज वेल। सो अब एंजेला मर्केल के साथ तो हमारे रिलेशन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, चाहे नरेंद्र मोदी थे, काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे थे। और हमको ये भी पता है कि जर्मनी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, खास करके यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो जर्मनी होल्ड्स अ लॉट ऑफ क्लाउड इन दी होल डोमेस्टिक, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ऑल द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नाउ जर्मनी की बात करें तो जर्मनी हैज़ व्यूड इंडिया एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। बहुत सारे ऐसे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है जहाँ पे इंडिया और जर्मनी इकट्ठे कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, इंटरनेशनल पीस की बात करें, राइट? उसके बाद अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें, बिकॉज अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने देखिए यूरोपियन यूनियन में दो कंट्रीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एक तो फ्रांस और एक जर्मनी। अब फ्रांस तो इंडिया के साथ काफ़ी एक्टिवली इंगेज करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर ऑकस फ्रांस इज वेरी लेट डाउन एंड वेरी हर्ट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बिकमिंग वेरी क्लोज टू यूएसए। बट यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने जो व्हाइट पेपर अभी रिलीज किया था एज फार एज द स्ट्रैटेजी विद द इंडो पैसिफिक इज कंसर्न, नाउ इन दैट व्हाइट पेपर इंडिया को सेंट्रलिटी नहीं बट एशियान को सेंट्रलिटी ज्यादा दी गई थी, राइट? बट नेवरदलेस जर्मनी ऑल्सो वांट्स टू एंगेज इटसेल्फ इन द इंडो पैसिफिक रीजन, राइट? मेनी लाइक माइंडेड कंट्रीज की आज के टाइम में बहुत बात होती है, मिनीलिटरिज्म की बात करते हैं, दे आर ऑल्सो एंगेजिंग इन दिस रीजन। सो जर्मनी ऑल्सो हैज शोन इट्स इंटेंट टू एंगेज इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड जर्मनी हैज एन इंक्रीज रियलाइजेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक। तो इसके चलते अब अगर इंडो पैसिफिक की बात हो ही रही है तो यहाँ पे इंडिया के साथ जर्मनी और कोलैबोरेट कर सकता है। दिस विल ऑब्वियसली हेल्प psychologically, it will give a good morale boost to India as well, and obviously this will also, all these kind of steps will also help in terms of containing China. Although Angela Merkel was a very smart lady and obviously Germany never was open about, like Germany never really defied Xi Jinping, right? तो Germany is very smart, वो एक typical व्यापारी mentality से सोचते हैं, वो इतनी जल्दी किसी का relation नहीं बिगाड़ते हैं, इतने इमोशनल होकर Germans नहीं सोचते हैं, so they are very smart that way। तो अब देखने वाली बात होगी कि कैसे ओलेफ स्कॉल्स जो हैं, जब नए जर्मनी के जो चांसलर बनने वाले हैं, कि उनकी पॉलिसी विज़ावी चाइना कैसे होती है और कैसे वो इंडिया को अकोमोडेट करते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, काफ़ी समय से अभी इसकी नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो उम्मीद की, अब जर्मन्स ये उम्मीद कर रहे हैं दैट ये जो एग्रीमेंट है द इंडिया EU BTI, ये बहुत जल्दी कंक्लूड हो सके, राइट? कंसल्टेशंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो आपको पता है कि अब क्लाइमेट चेंज, greenhouse gas mitigation, adaptation, now this has become a very normal part of day-to-day discussion of international policy discourse. So definitely Germany would want India's collaboration, India's synergy as far as sectors of solar power, transportation, smart cities, metros and clean Ganga mission is concerned, right? Now what is required now is bold, prudent and action oriented approach। तो बातें तो बहुत हो गई हैं, लेकिन अभी एक्शन दिखाने की भी बातें हैं। अब यहाँ पे कंक्रीट पॉलिसीज पे काम करने की बातें। जर्मनी देखिए हमसे तो ज़्यादा एडवांस्ड है, डेवलप्ड है। जर्मनी खैर जो डेवलपमेंट लेवल्स बहुत पहले अचीव कर चुका था, ऑल्दो जर्मनी के साथ भी बहुत ज्यादा हुई अगर हम जर्मनी की हिस्ट्री को भी देखें, बट चलो वी वोंट गो इनटू द जर्मन हिस्ट्री, बट नेवरदलेस जर्मनी इज अ मच मोर एडवांस कंट्री देन इंडिया। नाउ अब इसके चलते अब जर्मनी शुड ऑब्वियसली बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट इंडिया इज ऑल्सो स्टार्व्ड ऑफ फंड्स, इंडिया ऑल्सो हैज इट्स कमिटमेंट्स टुवर्ड्स एलिवेटिंग पॉवर्टी। तो अब जर्मनी अगर हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है विज़ावी क्लाइमेट चेंज, विज़ावी ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन, तो अब वो यूएस वाली अप्रोच नहीं चलेगी दैट अब वो किसी को भेजेंगे अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर को यहाँ पे आके बात करो और इंडिया को बोलोगे वो 2030 या 2040 तक नेट जीरो अचीव कर लें। नहीं, तो इंडिया को, जर्मनी को ये रियलाइज करना पड़ेगा दैट देखो इंडिया भी बहुत इंटरेस्टेड है क्लीनर टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए, कोल को फेज आउट करने के लिए, बट ये सब चीज़ें 3-4 सालों में नहीं होंगी, ये सब चीज़ों को टाइम लगेगा। तो जर्मनी अब ऑब्वियसली बहुत अगर कंसिडरेटली अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज बना रहा है, ऐसे रेगुलेशंस बना रहा है, तो अगर विज़ावी इंडिया की बात करें सो दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया विल गो ऑन इट्स ओन पेस, बिकॉज इंडिया की प्रायोरिटीज है ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज, बट और प्रायोरिटीज भी हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, हंगर, malnutrition, etc. Now, what are the areas of more convergences? So, India has expectations from the ministries of economy and energy as well as the transportation. अब high speed railway project की बात करी जा रही थी 2018 से between Chennai and Mysore. Now, this has been hanging for some time now. So probably this is one low-hanging fruit which can be picked up by the German authorities, and execution of this project can be done in a more rapid way. German companies must be encouraged to use the PLI mechanism, the PLI scheme, the production-linked incentive scheme, so that it can establish manufacturing hubs in India, and all the goods and all the commodities made in these manufacturing hubs can further be then exported to Asian countries and African countries. Right, the two nations may also nevertheless initiate an Africa vaccine production facility. So because most of the countries in Africa have not
reached even 15 to 20% of single shot vaccination. And obviously ये बहुत एक famous saying है that till the time nobody is safe, till the time nobody is safe, everybody is not safe. तो जब तक हर किसी को वैक्सीनेशन नहीं मिल जाती तब तक कोई भी सेफ नहीं है, राइट? सो नो वन इज सेफ टिल द टाइम एवरीवन इज सेफ. तो अब वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेवर की बात करें, एज फार एज वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न, राइट, एज फार एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन टू द पुअर कंट्रीज, टू द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ये एक और एरिया ऑफ कन्वर्जेंस है जहां पे इंडिया और जर्मनी काम कर सकते हैं इकट्ठे. चलिए अगला आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल, सीडिंग द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, ये इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है. क्या इस आर्टिकल में बात मेंशन है? इस आर्टिकल में बात करी गई है एग्री फूड लाइफ साइंसेस के बारे में, राइट? तो देखिए अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें जितनी भी स्टार्टअप एक्टिविटी है विज़-वी एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज मोस्टली इन्वेस्टिंग इन एग्री टेक विच फोकसेस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ई कमर्स, full stack farmer platforms, rural fintech, etc. All these things are good, but however in the longer run, only relying upon digital technologies vis-a-vis the agriculture sector will not be the only solution. तो यहाँ पे एग्री फूड लाइफ साइंसेज में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो चाहे हम बीटी क्रॉप्स की बात करें, ट्रांसजेनिक सीड्स की बात करें, तो अब यहाँ पे रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में कि उसको एक अप्रूवल नहीं मिल पाता, लेकिन उस सब में इन्वेस्ट करना, उस सब को इनकॉर्पोरेट करना हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बहुत ज़रूरी है. तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं एग्री फूड लाइफ साइंसेज की. पहला एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा नोवेल फार्मिंग सिस्टम्स, तीसरा बायो एनर्जी एंड बायो मटीरियल्स, एंड चौथा इनोवेटिव फूड्स. तो मोटे तौर पे क्या क्या है ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, सो दिस इंक्लूड्स ऑन फार्म इनपुट्स फॉर क्रॉप एंड एनिमल एग्रीकल्चर, राइट? दूसरी बात करें नोवेल फार्मिंग सिस्टम्स की, तो इसमें आपका RAS आ जाता है, विच इज रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स, इंसेक्ट प्रोटीन एंड algae प्रोडक्शन, राइट? उसके बाद बायो एनर्जी एंड बायो मटीरियल्स, दिस इंक्लूड्स एग्री वेस्ट प्रोसेसिंग, बायो मटीरियल्स प्रोडक्शन, और चौथा इनोवेटिव फूड्स. तो यहाँ पे आपका जैसे आजकल वीगन प्रोटीन्स प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वीगन प्रोटीन्स के जो सप्लीमेंट्स हैं वो चल रहे हैं आजकल काफ़ी आजकल उसका काफ़ी ट्रेंड है. सो दिस रेफर्स टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स लाइक द प्लांट बेस्ड एंड द वीगन बेस्ड प्रोटीन्स. नाउ ग्लोबली अगर हम बात करें एग्री फूड सेक्टर की, तो ग्लोबली जैसे कंट्रीज लाइक USA, चाइना, इजराइल, नाउ दीज कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन एग्री फूड लाइफ साइंसेज. तो ग्लोबली $6 billion वाज इन्वेस्टेड इन दिस सेक्टर इन द स्टार्टअप्स ओनली इन 2020. और इंडिया की अगर हम इंडिया की बात करें, सो आर इंडियन काउंटरपार्ट्स हैव रेज्ड ओनली around about $10 million in the agri food life sciences sector, so which is quite less. नाउ बेनिफिट्स क्या होंगे अगर हम एग्री लाइफ साइंसेस के ऊपर थोड़ा और इन्वेस्ट करें, अगर हम इसमें और स्टार्टअप, अगर इसमें और इनोवेशन लेके आ सकें, अगर हम इंकरेज कर सकें एंटरप्रेन्योर्स को कि एग्री फूड लाइफ साइंसेस स्टार्टअप्स को खोल सकें. नाउ इंडिया इज बिकमिंग अ ग्लोबल आउटलायर बिकॉज USA, यूरोप, चाइना, इजराइल, नाउ दीज कंट्रीज आर स्पेंडिंग quite a lot, investing quite a lot in these agri food life sciences startups, and also so these countries are also building unicorn startups in the agri food life sciences sector. What we need is critical innovations in synthetic biology, chemistry and biotechnology. So they are very vital for the future of Indian agriculture in the times to come, because see Indian farmers की अगर हम बात करें, so they have to be very resilient, keeping in mind the consequential impacts of climate change, right? So अब climate smart agriculture की बात करते हैं, climate resilient agriculture की बात करें, तो उस सब में अगर हम सिर्फ digital technologies की बात करें तो अकेले वो sufficient नहीं होंगी to ensure कि आने वाले समय में हम रूरल इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर का एक ब्राइट फ्यूचर देख सकें. देखिए ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड. So innovations in agri-food life sciences, they can play a very big role, a very crucial role in tackling the problem, in tackling both climate mitigation as far as reducing the greenhouse gases concentration is concerned, and also climate adaptation. राइट नाउ इंडिया के पास कमी नहीं है सीरियल्स की, पल्सेस की, मिलेट्स की. अब इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है. दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इनोवेटिव प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स एंड देन दे कैन बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, बिकॉज इसके टाइम आजकल इसकी बहुत डिमांड है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स की, वीगन प्रोटीन्स की, राइट? तो अब इन चीज़ों को बना के आगे बेचा जा सकता है, तो फार्मर्स को और रेम्यूनरेटिव इनकम्स मिल सकती हैं इसके थ्रू. नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन? नाउ द डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडिया में बना है, आफ्टर ऑल ये उन लोगों ने बनाया है जो कि सिलिकॉन वैली में बैठे जॉब्स कर रहे थे, अब इंडिया वापस आ गए, इंडिया में स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, या बाहर किसी यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में, MIT में, स्टैनफोर्ड में जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और यहाँ पे आके उन्होंने डिजिटल इकोसिस्टम शुरू किया, राइट? कितनी सारी कंपनीज़ हैं जो आज के टाइम पे डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम बेस्ड कंपनीज़ हैं, कितनी सारी यूनिकॉर्न्स हैं, कितने सारे डेकाकॉन्स हैं यहाँ पे. प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लाइफ साइंस की बात करें तो लाइफ साइंस जो टैलेंट है, जो
इस फील्ड में जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो टैलेंट तो इंडिया में है लेकिन इंडिया में मौजूद नहीं है, वो सारे बाहर चले जाते हैं। ब्रेन ड्रेन की जो बात करते हैं, एंड बिकॉज इंडिया में ये बहुत निश मार्केट है एग्री फूड लाइफ साइंसेज की, यहाँ पे अगर इसमें करियर बनाना है, इसमें और अपने आप को ग्रो करना है, तो वो बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो भी बच्चे भी सही हैं अगर बाहर जाके इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे लेके आना है, उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करना है बैक टू देयर ओन कंट्री, राइट। नाउ इंडिया श्योरली हैज़ इनफ होम ग्रोन लाइफ साइंस इनोवेटर्स टू बिगिन बिल्डिंग अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम। शुरू तो करना पड़ेगा ना, शुरुआत करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग अब ब्लेम करते हैं इंडिया का जो ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जहाँ पे जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं, ट्रांसजेनिक सीड्स हैं, बीटी क्रॉप्स हैं, उसको ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती, अप्रूवल नहीं मिलते, ठीक है। ठीक है, उसके अब ऑब्वियसली ये मैटर भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि उसके कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, उसके कोई कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बट नेवरदलेस दिस इज़ वन ऑफ द मेजर हर्डल्स जिसके चलते हमारा जो एग्री फूड लाइफ साइंस सेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पा रहा। Now, what is the need of the hour? To conclude, the agri-food life sciences ecosystem in India needs to be rebooted, filled with talent and catalyzed with capital. चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये 4 एडिटोरियल्स थे आज के 15 दिसंबर के। सो धर्मेंद्र सर कल आएंगे, कल वो D&D की क्लास होगी आपकी, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।